नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव या आप कहना चाहें तो नियुक्ति का समय आ गया है। ये चुनाव कम होगा, नियुक्ति ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पता है तो आपको मालूम है कि संगठन के मामले में दो शक्ति केंद्र हैं, एक पार्टी का नेतृत्व और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ज़्यादातर मामलों में, कुछ अपवादों को छोड़ दें, इन दोनों में से किसी एक की मनमानी नहीं चलती। ऐसा नहीं होता है कि केवल एक तय कर दे और दूसरे को मानना पड़े, लेकिन इसके अपवाद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि सहमति से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव आता है और उसके बाद संघ से अगर राय लेने की कोशिश होती, पूछा जाता है, तो वो अपनी राय व्यक्त करते हैं। हालांकि आम धारणा बिल्कुल अलग है, लेकिन संघ प्रमुख या संघ के लोग ये नहीं कहते कि आप फलां को अध्यक्ष बनाइए। किसी एक नाम पर ऐसा संभव है कि उनकी असहमति हो कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन हो इसके बारे में उनकी राय होती है और जिसको पार्टी तय करती है उसके बारे में पूछती है, तो वो अपनी राय देते हैं, उनको जो ठीक लगता है, उनके पास जो फीडबैक होता है। लेकिन ये स्थिति आने से पहले राय मशविरे का एक दौर चल चुका होता है, तो पार्टी को पता होता है कि कौन संघ को मंजूर होगा और कौन नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ कोई विवाद नहीं होता। अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपको मालूम है कि अभी जो अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। वो लोकसभा चुनाव की वजह से एक्सटेंशन पर थे। एक्सटेंशन उनका दिल्ली चुनाव की वजह से और बढ़ गया। भाजपा के संगठन का जो नियम है उसके मुताबिक जब तक आधे राज्यों में संगठन के चुनाव नहीं हो जाते, तब तक अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो अभी तक पूर्ण राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र मिलाकर 36 राज्य हैं। केवल 12 में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। बाकी जो है 6 राज्यों में प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि नए भारतीय वर्ष में, यानी रामनवमी के समय या उसके बाद जो है, वो नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। होली है, आपको पता है, उसके बाद कभी भी इस बारे में फैसला हो सकता है। अब सवाल यह है कि अध्यक्ष बनेगा कौन। देखिए, सही बात तो यह है कि किसी को मालूम नहीं है। जो भी ये दावा करता है कि उसको पता है कि कौन बनेगा, वो या तो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या खुद बेवकूफ़ है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब संभावनाओं पर तो विचार कर ही सकते हैं कि संभावना क्या है और नामों से ज़्यादा कौन से आधार होंगे जिस पर नए अध्यक्ष का चयन होगा। तो थोड़ा सा इतिहास भी जान लें। असल में अपने देश में बड़ी चर्चा होती है पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी की। इंटरनल डेमोक्रेसी को देश की जो सबसे पहली पार्टी कहें आप, या सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसने ख़त्म कर दिया और दूसरी पार्टियों के लिए एक रोल मॉडल तय कर दिया कि इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सबकी सहभागिता या सबकी सम्मिलित राय से निर्णय हो। इंटरनल डेमोक्रेसी भारतीय राजनीति में उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी निजी हार कहा। चुनाव हुआ, खुला चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, जबकि पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में सीधी अपील की थी महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का जो निर्वाचन मंडल था, यानी AICC, उसके सदस्यों के जनतांत्रिक फैसले को स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत हार है, बल्कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया। उनका जो है वर्किंग कमेटी नहीं बनने दी, बनी तो उसको चलने नहीं दिया। आखिर में नेताजी को न केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद से बल्कि कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा मौका आया जब इंटरनल डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा मखौल कोई नहीं उड़ा सकता था, इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता था, फिर किया महात्मा गांधी ने। जब सितंबर 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, सबको मालूम था जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। उसमें राज्यों की कमेटियां जो थी, स्टेट कमेटीज, उनसे राय मांगी गई। एक राज्य
कमेटी को छोड़कर सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरदार पटेल का नाम भेजा। मामला दिल्ली आया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फिर बैठक हुई। महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, फिर भी उस बैठक में शामिल हुए और उस प्रस्ताव को उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सरदार पटेल का नाम न केवल रिजेक्ट किया, बल्कि वर्किंग कमेटी की बैठक में ही उन पर दबाव डाला। आचार्य कृपलानी से कहा गया कि वो एक चिट्ठी ड्राफ्ट करें सरदार पटेल की ओर से, जिसमें वो कहेंगे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है या कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। आचार्य कृपलानी ने वहीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ही, अब आप देखिए किस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी थी कांग्रेस में, उसी मीटिंग में ही वो चिट्ठी ड्राफ्ट की और ड्राफ्ट करने के बाद महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की ओर देखा और कहा इस पर दस्तखत करो। सरदार पटेल जिस तरह का सम्मान करते थे महात्मा गांधी का, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई चूं चपड़ नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप दस्तखत कर दिए। और वहीं पर बैठे हुए थे जवाहरलाल नेहरू भी। उनके मुंह से ये भी नहीं निकला कि भाई ज़्यादातर स्टेट कमेटीज चाहती हैं, पार्टी चाहती है कि सरदार पटेल अध्यक्ष बने, अंतरिम प्रधानमंत्री बने, तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनको भी मालूम था, बाकी लोगों को मालूम था कि गांधी जी ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिकता के लिए भी ये बात नहीं कही। और आप उसके बाद का इतिहास आपको मालूम है कि क्या हुआ। और कांग्रेस में ये परंपरा जो है वो नियम की तरह स्थापित हो गई। दूसरी पार्टियों ने भी अपनाया। भारतीय जनता पार्टी में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका होती है। संगठन दरअसल पार्टी का खड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, क्योंकि वहीं से आए लोगों से जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो आज भी दोनों का संबंध है, सांगठनिक संबंध है और सबसे ज़्यादा वैचारिक संबंध है। तो एक वैचारिक गर्भनाल जो जुड़ी हुई है वो दोनों को समन्वय करने पर आप ये भी कह सकते हैं कि मजबूर करती है, या दोनों के लिए ये फायदेमंद स्थिति है। तो ऐसा भी मौका आया है कि जब आरएसएस ने अपना एक तरह से वीटो चलाया है। वीटो चलाया 1986 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उससे बड़ा वीटो जो है चला जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया। 3 या 4 दिन तक सरसंघ चालक मोहन भागवत दिल्ली आकर रुके, भाजपा के सभी नेताओं से मुलाकात की, सबको बुलाकर झंडे वाला मिले और उसके बाद फैसला किया कि नितिन गडकरी अगले अध्यक्ष होंगे। और दिल्ली में जो नेता दूसरी पीढ़ी के नेता माने जाते थे, चाहे प्रमोद महाजन की बात हो, सुषमा स्वराज हो, अनंत कुमार हो, अरुण जेटली हो या फिर वेंकैया नायडू हो, इन सब के नामों को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इससे पहले एक और घटना हो चुकी थी और वो 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी जब जिन्ना की मज़ार से लौटे, जिन्ना को सेकुलर बताकर, उसके बाद संघ ने तय कर लिया था कि अब उनको अध्यक्ष नहीं रहने देना। तो तत्काल तो उनका इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन उनको कार्यकाल पूरा करने का अवसर नहीं दिया। मुंबई में अधिवेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का और रजत जयंती अधिवेशन था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को हटाकर पहली बार राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। उस समय प्रमुख दावेदार थे प्रमोद महाजन। उनकी दावेदारी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया संघ ने। संघ का वीटो जितना राजनाथ सिंह के लिए था, उससे ज़्यादा प्रमोद महाजन के खिलाफ था। उसके बाद नितिन गडकरी का मामला आया। नितिन गडकरी को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन संघ की पूरी ताकत नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल नहीं दिला पाई। वहां पार्टी अड़ गई, वहां पार्टी का वीटो चला और इस लड़ाई में राजनाथ सिंह को एक बार फिर अध्यक्ष का पद मिल गया, क्योंकि समझौता उन्हीं के नाम पर हुआ। संघ भी उनके नाम पर सहमत था, पार्टी भी सहमत हो गई। ये पार्टी की ओर से था। पार्टी का वीटो जो है राजनाथ सिंह के पक्ष में उतना नहीं था जितना नितिन गडकरी के खिलाफ था। तो यहां वीटो चला। लेकिन उसके बाद से 2014 के बाद से पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये मुख्य तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, क्योंकि इतना शक्तिशाली नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जो कि मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बड़े नेता हो गए, उनसे ज़्यादा ताकतवर, उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हो गए। तो इसलिए उनकी राय को नज़रअंदाज संघ न तो करेगा न करना चाहेगा।
लेकिन एक परिवर्तन आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसने एक बार फिर भाजपा को याद दिलाया कि आपके पास सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़े कद का नेता हो, तब भी संगठन की ताकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। संगठन ही जमीन पर काम करके आपको विजय दिलाएगा चुनाव में। नेता की अपील की एक सीमा है, लेकिन नेता की अपील का फायदा उठाने के लिए संगठन का होना जरूरी है, और संगठन का होना ही जरूरी नहीं है, उसका जमीन पर सक्रिय होना जरूरी है। और उस सक्रियता में कैटलिस्ट का काम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन। ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और संघ को भी समझ में आ गया कि समन्वय से ही आगे चलेगा मामला। अगर आप नाराज होकर बैठ जाएंगे, आप नजरअंदाज करने लगेंगे, अगर आपके मन में ये भावना आ जाएगी कि हमारी राय नहीं चल रही है या हमारा फैसला नहीं चल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो दोनों का नुकसान है। तो इन विधानसभा चुनाव ने बताया, संगठन की शक्ति को एक बार फिर से रेखांकित किया। अब सवाल है कि इस बार अध्यक्ष कौन बनेगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, खासतौर से लोकसभा चुनाव का नतीजा, उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का नतीजा, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हैं कि कोई दक्षिण से बनेगा, फलां जाति से बनेगा, इस समाज से बनेगा। मेरा मानना है कि ये कोई चयन का आधार नहीं होगा। चयन का मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है एक ही आधार होगा, वो है संगठन की क्षमता, सांगठनिक विषयों की क्षमता और संगठन पर पकड़। अब उसमें जाति, क्षेत्र, भाषा फिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल जाति के आधार पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। कहीं न कहीं पार्टी के संगठन और संघ में यह भी विचार जरूर होगा कि पिछले जो 4-5 अध्यक्ष बने, आडवाणी जी के बाद राजनाथ सिंह बने, राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी बने, फिर राजनाथ सिंह बने, फिर उसके बाद जो है अमित शाह बने, अब जेपी नड्डा है। ये सब सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पिछड़ा समाज से आते हैं। तो पिछड़ों पर जो जोर है भारतीय जनता पार्टी का, और देश की आबादी में उनका सबसे बड़ा हिस्सा है, तो मोदी के रूप में पिछड़ा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए या उसकी चिंताओं का निराकरण करने के लिए या उसको आश्वस्त करने के लिए मोदी से बड़ा चेहरा तो और कोई हो नहीं सकता बीजेपी के पास। तो इसलिए अगर 5 सवर्ण समाज के अध्यक्ष हो गए तो इसलिए हो गए कि खासतौर से 2014 की बात करें, जो अध्यक्ष हुए वो इसलिए हो पाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद थे। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि नया अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी ही बात का खंडन कर रहा हूँ जो इससे पहले मैंने कहा। इसके बावजूद ज़्यादा संभावना इस बात की, बल्कि कहें उससे भी ज़्यादा संभावना है कि किस वर्ग का होगा, कि संगठन का अनुभव उसका कैसा है, एक। दूसरा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय स्थापित करके चल सकता है, क्या सबको साथ लेकर चल सकता है, क्या वो पार्टी के अंदर की गुटबाजी हो या संतोष हो या किसी के साथ अन्याय हो रहा हो उसका निराकरण करके चल सकता है, क्या वो समाज के सभी वर्गों को जोड़कर चल सकता है। ये गुण जिसमें होगा उसके अध्यक्ष बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि संघ कोई वीटो चलाना चाहेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई वीटो चलाना चाहेंगे। वीटो किसी के पक्ष में नहीं चलेगा, किसी के विरोध में चल सकता है कि नहीं, इस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी वीटो ये चलाएगा कि ये नहीं होना चाहिए, उसको तर्क देने पड़ेंगे, उसको तथ्य देने पड़ेंगे, प्रमाण देना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो भी अध्यक्ष अब बनेगा वो 2029 का लोकसभा चुनाव भी कराएगा, उस समय भी अध्यक्ष रहेगा। तो उसकी छवि का, उसके कामकाज की शैली का बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में पार्टी के संगठन पर और उसके जरिए सरकार पर पड़ने वाला है। ये जो संगठन की शक्ति का फिर से भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ है, उसके कारण मेरा मानना है कि
ये समन्वय जो संघ और भाजपा पार्टी और संघ का समन्वय है वो आसान हो गया है कि बाकी कंसिडरेशंस पीछे हो गए हैं कि किस जाति का होना चाहिए, किस आयु वर्ग का होना चाहिए, किस भाषा, किस क्षेत्र का होना चाहिए। ये सब कंसिडरेशन खत्म नहीं हो जाएंगे, इन सब पर भी विचार होगा, एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। लेकिन मेरी नज़र में पहली जो योग्यता मानी जाएगी वो संगठन की शक्ति को। इसलिए कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल है काम करने की, चौंकाने वाला नाम जिसके बारे में कोई ना सोच रहा हो वो नाम, लेकिन ऐसा नाम, चौंकाते भले हैं लेकिन ऐसा नाम जिसकी योग्यता को लेकर कोई संदेह न कर सके। वैसे तो आप खराबी कमी किसी में भी निकाल सकते हैं, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसमें कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। सवाल सिर्फ इस बात का होगा कि अच्छा ज़्यादा होगा कि बुरा ज़्यादा होगा। अगर बुरा ज़्यादा होगा तो उसका नुकसान होगा, अच्छा ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये मानकर चलिए कि होली या उसके बाद जो है तुरंत बाद पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। तो पिछले कुछ दशकों की बात करें तो 2 ही नेता हुए हैं जिनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिला अध्यक्ष पद का। 1993 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला। उसके बहुत से कारण हैं, कुछ तो ऐसे कारण हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। उसके कारण, जबकि वो एकता यात्रा लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक गए थे, लेकिन वो कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या क्या हुआ था, ये सब जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन वो किस्सा फिर किसी दिन के लिए। लेकिन 1993 में पार्टी और आरएसएस दोनों ने तय किया कि डॉक्टर जोशी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए। दूसरी घटना आपको पता है, हाल की है, नितिन गडकरी की। इसमें पार्टी ने तय किया कि दूसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए, आरएसएस चाहता था कि मिले। इस मामले में पार्टी की चली, संघ को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और याद रखिए, ये फैसला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का हुआ। पार्टी की ताकत का एहसास, विचारधारा के प्रति उसका कमिटमेंट पार्टी के नेताओं का, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई अगर देखने को मिला तो वो है जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा से लौटे, जिन्ना की मज़ार से लौटे। उन्हीं के बनाए सब नेता थे दूसरी पीढ़ी के, जिन्होंने उन्हीं के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पहली बार पास हुआ था। और वो सब लोग ऐसे थे जो उस समय भी, आज भी जो लोग हैं जीवित, उनमें से सब लाल कृष्ण आडवाणी के एहसानमंद हैं कि उन्होंने अवसर दिया, उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्होंने आगे बढ़ाया, हर तरह का समर्थन दिया। लेकिन जब व्यक्ति और विचारधारा में चुनाव का मौका आया तो इन सब नेताओं ने बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के, सब ने विचारधारा को चुना। तो ये जो आंतरिक शक्ति है भाजपा की, वही इसकी ताकत है। विचारधारा के प्रति निष्ठा, अटूट निष्ठा। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, अगर विचारधारा के मामले में उसमें जरा भी कोई कमी होगी, उसकी निष्ठा जरा भी संदेहास्पद होगी, तो वो नहीं बन पाएगा। न तो पार्टी चाहेगी, यानी न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे और न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहेगा। क्योंकि आने वाले समय में विचारधारा जो है वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से सनातन का नवजागरण हो रहा है, जिस तरह से कुंभ में 66 करोड़ लोग, यानी आप समझिए कि भारत में हिंदुओं की जो कुल आबादी है उसका आधे से ज़्यादा प्रयागराज कुंभ पहुंचा। और उसमें से कितने करोड़ ऐसे होंगे जो पहुंचना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। की संख्या का भी आकलन आप कर लें तो ये एक अद्भुत दृश्य था, एक अद्भुत घटना है। सनातन के जागरण में, सनातन के पुनरुत्थान में इतनी बड़ी घटना इससे पहले इतिहास में शायद ही कभी हुई हो। तो पार्टी इन परिवर्तनों को इग्नोर नहीं कर सकती, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो बात अब केवल, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों की है। आपको पता चल जाएगा कि कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा।
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ इसी कार्यक्रम में, कि एक ही उसके चयन का आधार होगा और उसकी संगठन की क्षमता, संगठन को चलाने और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, और इन सब से ऊपर उसकी वैचारिक निष्ठा। तो अब आप खोजना शुरू कीजिए कौन लोग ऐसे हो सकते हैं, और आपको नाम जो है दिख जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। असल में होता यह है कि राजनीति में केवल बीजेपी की बात नहीं है, हर पार्टी में जिसका नाम पहले ले लिया जाए उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वो शतरंज में जो कहते हैं ना, जिस मोहरे को पिटवाना हो उसको पहले आगे कर दो, तो उसी तरह से राजनीति में होता है। तो अब इतना नज़दीक है, वैसे मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है और मैं जो है नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अनुमान तो लगा ही सकता हूँ। वो भी अब लगाने का समय मुझे लगता है निकल चुका है। किसी नाम की बात न करते हुए चयन का आधार क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपसे अब बात की। आप भी विचार कीजिए, हो सकता है आप जो सोचें वही नाम हो जाए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।